पीसीआर कौन सी टेक्निक है बोले अपन आर्टिफिशियल तरीके से डीएनए के सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन करने का। जो प्लाज्मिड जुड़ा के मल्टीप्लाई कर रहे थे कॉपी प्लाज्मिड नहीं जुड़ा उसमें जुड़ा रहे थे आर्टिफिशियल। हाँ बिल्कुल, वो प्लाज्मिड जुड़ाने कर जो कर रहे थे ना वो, हाँ तो उसके बदले ये कर रहे हो। ठीक है, यानी अगर अपने को बहुत ज़्यादा कॉपी होना नंबर बहुत ज़्यादा तो फास्ट डिवाइड करना है तो फिर एम्प्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर है। जीन ऑफ इंटरेस्ट का एम्प्लीफिकेशन यानी बढ़ाना उसका नंबर बहुत ज़्यादा। ठीक है, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन फॉर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। यहाँ पर क्या होता है बोलते हैं, मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है काय में ऑफ डीएनए इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज कहाँ बनाई जाती है, इन विट्रो कंडीशन में, इन विवो नहीं, क्या बोले, ये आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। देखो प्रोसेस देखो, तुमको सीक्वेंस पूछ ली जाएंगे इसके। सबसे इम्पोर्टेंट ये है डीनेचुरेशन, सबसे पहले एनेलिंग और पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सॉरी एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन सेम होता है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन बोले तुम्हारे हिसाब से क्या हो, बोले डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, ठीक है, डीएनए के दोनों सेगमेंट को अपन सबसे पहले क्या कर देंगे, देखो गर्म करके इन दोनों सेगमेंट को पहले अलग कर देंगे, है ना, इसको बोलते हैं डीनेचुर कर देना। जैसे अपन बोलते ना प्रोटीन डीनेचुर हो गई करके, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन मर गई, खराब हो गई, है ना, हीट देकर उसको अपन अलग तोड़ दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर डीएनए के दोनों सेगमेंट को अपन तोड़ तो सकते नहीं, बहुत स्टेबल रहते, तो क्या करेंगे, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड पूरी तरीके से तोड़ के उनको अलग कर देंगे। बिल्कुल, तो देखो यहाँ पर इसको तो मैं समझता, तो कुछ करना नहीं अपने को दादा। देखो ये डीएनए के दोनों सेगमेंट है साथ में, ठीक है, इनको क्या कर देना, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, डीएनए के दोनों सेगमेंट है, इसमें मान लो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको। ठीक है, ये ना रेड कलर के हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको क्या करेंगे अपन, दोनों स्टैंड को अलग कर देंगे बस, यानी एक स्टैंड ये बनेगा, दूसरा स्टैंड ये बनेगा, एक स्टैंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कितना अलग इसको बोल रहे हैं डीनेचुरेशन। क्या बोल रहे हैं इसको, डीनेचुरेशन। एनेलिंग में क्या करते हैं अपन, छोटा सा एक सेगमेंट जुड़ाते हैं इससे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा तब जाकर डीनेचर होगा, फिर थोड़ा कम टेम्परेचर करते हैं अपन, फिर यहाँ पर आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट प्राइमर जुड़ाते हैं, क्या जुड़ाते हैं, आरएनए प्राइमर, इसको बोलेंगे अपन एनेलिंग, दोनों सेगमेंट। यहाँ से फिर क्या होता है, आरएनए से ऐसे डीएनए चिपक गया था उसको, अब यहाँ से बने आरएनए होना जरूरी है करके थोड़ा सा, आरएनए प्राइमर होना स्टार्टिंग के लिए, डायरेक्ट डीएनए नहीं बनता है, डीएनए पॉलीमर डायरेक्ट काम नहीं करती, तो आरएनए प्राइमर भी डाल दिया अपन ने। ठीक है, अब तीसरी प्रोसेस क्या है, बस अब यहाँ से ये बढ़ते चले जाएंगे आगे आगे, आगे जाते हैं, डीएनए बन जाएगा, वो निकल जाएगा, फिर वो टुकड़ा प्राइमर का टुकड़ा निकल जाएगा, अभी निकले, अभी उसको पूरा बनाएंगे दोबारा, पहले निकलेगा, पहले बना देंगे, तो इधर ये बन गए तुम्हारे दो डी, है, तो तीसरी स्टेप क्या होगी फिर, एक्सपेंशन है ना, एक्सटेंशन एक्सपेंशन इलॉन्गेशन कुछ भी दे सकता हो। ठीक है, यानी बड़ा बाद में, इन तीसरी स्टेप में क्या हुआ बोले बोले, तो तुमने डीएनए बनाए थे ना, देखो डीएनए बनाए थे तुमने, ये
ये डीएनए था अपना, इसको बनाए थे अपन। इसके बाद में क्या हुआ, बस इसका एक्सटेंशन हो गया, इलॉन्गेशन हो गया, वो डीएनए बढ़ जाएगा, चीज सिस्टम भी हो गई मैं फिर। जो लग रहा तो जब तुम उसको एनिलिंग बोल रहे, जब बढ़ रहा तो एक्सटेंशन बोल रहे हैं। बिल्कुल। और ये प्राइमर लगते हैं ना, इसको बोलते हैं अपन एनिलिंग, ठीक है, तीनों प्रोसेस। तो देखो, सबसे पहले अपन ने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करे, तब जाकर ये बना, है ना। फिर अपन ने टेम्परेचर कम करे, फिर एनिलिंग करें, फिर टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, तब जाकर अपन पॉलीमराइजेशन करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, फिर एक्सपांशन करें। आगे मैं समझ, टेम्परेचर की बनेगी उसमें, देखो हम्म, 90, फिर थोड़ा कम, फिर वापस और 72 के करीब करीब लिख जाते हैं अपन। 95 है डीनेचुरेशन में, और 50 से 60 है इसमें एनिलिंग में, और 72 एक्सटेंशन में। बस ऐसा चूज कर लेने का, ठीक है, तुमको समझ में आएगा ना। तो टेम्परेचर नहीं दिया एनसीईआरटी में तो अपने को पूछेंगे भी नहीं, लेकिन याद रखना डीनेचुरेशन के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रखता है, फिर एक्सटेंशन के लिए तो सबसे कम लगता है एनिलिंग के लिए, ठीक। इसको लिख लेना टेम्परेचर एक मरतबा। टैग पॉलीमरेज क्या है? अभी आ रहे ना अपन, चलेगा वहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या हुआ, फिर ये जो डीएनए था उसको क्या हुआ, डीनेचुरेशन, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, दिखेगा नहीं, ये ऊपर का स्ट्रैंड है और ये नीचे का स्ट्रैंड अलग हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर दूसरे स्टेप में प्राइमर लगा उसको, ठीक है, ये प्राइमर लगाए दोनों। फिर तीसरे स्टेप में हो रहा उसका एक्सपांशन। तो देखो पहली हो रही डीनेचुरेशन करा यहाँ से यहाँ तक के, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या करा अपन ने, टैग पॉलीमरेज, देखो हीट दी तो डीनेचर हो गया। फिर डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज प्लस, और फिर दूसरी स्टेप यहाँ पर होगी खत्म, प्राइमर्स लगा दिए अपन ने, देख रहे ना, ये प्राइमर लगा दिए। अब तीसरी स्टेप है, समझिए, डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। तो जुड़ा देते अपन पॉलीमराइजेशन के अंदर, क्या डालते थे, डीएनटीपी डालते थे, तो बस वो डालना है अपने को, डीएनटीपी और साथ में टैग पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ना, थोड़ा अलग एंजाइम, तो नॉर्मल एंजाइम अपना पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज उससे थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, यानी ये उन बैक्टीरिया में रहता है जो लावा के अंदर है, उनमें रेप्लिकेशन कराने में। टैग पॉलीमरेज बोले तो ना, थर्मस एक्वाटिकस करके बैक्टीरिया रहता है, क्या नाम रहता है, थर्मस एक्वाटिकस। में जो बैक्टीरिया रहते हैं हाँ, यानी हॉट स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में बोल दो, यानी जहाँ पर कुछ नहीं रह सकता, या फिर लावा तक के भी रह सकते हैं लावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रहते हैं। रह सकते बिल्कुल, कोई भी रह सकते उसमें ऑर्गेनिज्म, लावा के अंदर भी। तो इतने हाई टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट करते, तो उनके पास में क्या रहती है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम रहती है, इसलिए हो रहा है बात है वहाँ पर। तो यही बात है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये प्राइमर है जो अपने को यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन करनी है, तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपन एंजाइम नॉर्मल नहीं यूज़ करके उनसे इस्तेमाल करते हैं टैग पॉलीमरेज, इसलिए थोड़ा उसको ज़्यादा टेम्परेचर देके काम लेना पड़ता है उससे, है ना। एक्सटेंशन में क्या करते फिर ज़्यादा भी करके अपन काम लेते हैं, तो बहुत ही कम टाइम में अपने 1 बिलियन कॉपीज तक के बन जाएंगे। 30 साइकिल है ना, 30 साइकिल चलेंगे तो कितनी कॉपी बन जाएगी, 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी, सोच रहे हो, याद रख लेना, 30 साइकिल 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगे, ठीक। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, ईच साइकिल हैज़ 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर्स, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। चलो देखो, अब इसकी प्रोसेस यहाँ पर दिया उसने, सेट ऑफ प्राइमर्स, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotides can that are complementary to the region of the DNA and the enzyme DNA polymerase। अब देखो क्या लेंगे अपन, सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट अपनी, सबसे पहले सेट्स ऑफ प्राइमर्स लेंगे, नहीं बहुत सारे प्राइमर ले लेंगे। प्राइमर क्या रहते हैं, ओलिगो, मैंने ओलिगो के बारे में तुमको बताया था, बायो ओलिगो मालूम है क्या, ओलिगो का मतलब होता 2 से लेकर 10 तक, कितने होते, 2 से 10, तो 2 से 10 तक के ऐसा कुछ न्यूक्लियोटाइड की वो रहेंगे सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्राइमर। तो प्राइमर तो एक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का मतलब 2 से 10 तक के, ऐसा नहीं पॉली न्यूक्लियोटाइड नहीं हो, पॉली बोले तो 200-300 ऐसा नहीं है, 2 से 10 तक का है ना, और उसको ओलिगो बोलते हैं।
क्लियर हो गया? ओलिगो क्या बोलते हैं? प्राइमर्स आर नथिंग बट ओलिगो केमिकली सिंथेसिस होती है। दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ द डीएनए। डीएनए के रीजन से कॉम्प्लीमेंट्री। यही दिख रहा था बस 5 to 3 और 3 to 5 एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करें, नॉर्मल वाली यूज करेंगे? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। दो चीजें रिक्वायर है इसको। हाँ, और डीएनटीपी भी जरूरी है। 3 डीएनटीपी भी डालना पड़ेगा। देखो, the enzyme extends the primers using the nucleotide provides in the reaction and the genomic DNA as template। तो वो enzyme क्या करती है बोलते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड डाले अपन ने, जो न्यूक्लियोटाइड डीएनटीपी डालते हैं ना अपन, तो वो उनका इस्तेमाल करके डीएनटीपी इसको बोला डीऑक्सोराइबोस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट अपन ने देखे थे। डुअल काम करता नहीं, डुअल काम करता है सबस्ट्रेट का भी। हाँ, प्राइमर को बोल रहा है क्या डीएनटीपी? प्राइमर तुम यहाँ लगा दी, फिर ये खुद से जोड़ से खुद से बनते चल जाएंगे। बना बनाए यहाँ पर कुछ लाके लगाना पड़ेगा ना अपने को। हाँ, सिर्फ इनिशियल लेवल पे अपने को प्राइमर चाहिए। इसके बाद में अपने पास जो मौजूद रहते हैं, ये क्या, ये ऐसे डीएनटीपी करके बोलते हैं इसको। ये पढ़े थे इसको वहाँ पर, डुअल फंक्शन रहता करके इसका, 2 फंक्शन रहते पड़े थे ना। सबस्ट्रेट का भी काम करेगा, साथ साथ जो एनर्जी लगती है पॉलीमराइजेशन में, तो वो भी दे देगा। न्यूक्लियोटाइड मतलब ये एंजाइम ने यहाँ पे लाके रख दी। हाँ, तो ये खुद ही फिर जुड़ भी रहे हैं और आगे की जुड़ा भी रहे हैं। हाँ, यानी जुड़ने के लिए ऐसा नहीं, जुड़ने के लिए एनर्जी दे, आगे के जुड़ाएंगे वो एंजाइम जुड़ेंगे, लेकिन ये जुड़ने के लिए एनर्जी देंगे। एक मरतबा तुमने लाके जुड़ा दी, समझे, तो एनर्जी भी इसने दे दिया, साथ साथ ये पार्ट भी बन गया उसका सबस्ट्रेट, और जुड़ने के लिए एनर्जी भी दे दिया। ऐसा लाके जोड़ेंगे तो इनको बोलते हैं अपन डीएनटीपी। जो आके जुड़ रहे हैं ना न्यूक्लियोटाइड्स, इनको क्या बोलते हैं अपन? डीएनटीपी बोलते हैं। तो 3 चीज़ें लगी तुम्हारे को। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या लगा तुमको? प्राइमर्स लगे। दूसरी चीज़ ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम लगी। तीसरी चीज़ डीएनटीपी लगी। न्यूक्लियोटाइड रहेगी मतलब वो खुद जुड़ेगी तो एनर्जी में रिलीज करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर यही लाइन बोला उसने कि ये जो एंजाइम अपनी वो क्या कर रही है बोलते हैं, द एंजाइम एक्सटेंड्स। किस तरीके से एक्सटेंड्स कर रही है वो? प्राइमर को, द प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर तो लगे भाई, प्राइमर के बाद में जब डीएनए बन रहा, वो न्यूक्लियोटाइड उठा के लाके लगाते चली जाती है। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन, जो तुमने प्रोवाइड किए, तुमने डाले इन द रिएक्शन, एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। और जो जीनोमिक डीएनए मौजूद है उसके टेम्पलेट जुड़ा के चली जा रही है उसके टेम्पलेट में उससे कॉम्प्लीमेंट्री बोलना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि बगैर कॉम्प्लीमेंट्री तो अगर डीएनए नहीं रहेगा तो क्या बनाएंगे, फिर कैसे बनेंगे? नहीं। चलो, इफ प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम, अगर बहुत मरतबा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को तुम रिपीट करेंगे, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियंस टाइम। ये बार बार होगा तो सोचो बोला 1 बिलियन टाइम कितना क्या हो जाएगा अपना एम्पलीफिकेशन है। पहले देखो, पहले एक डीएनए, उससे कितने बने? 2 से कितने बने? 4 से कितने बने? ऐसा चलते रहेगा प्रोसेस। 2 से 8 बन जाएगा। हाँ चलो, 2 से तो पहले 1 बना था ना, 1 से 2 बने, हाँ बराबर, 2 से डायरेक्ट 8 बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये 1 था तुम्हारा, चलो 1 था, इसको खोले अपन, ये बन गया 2, ठीक है। अभी 2 खोलेंगे तो 1 2 3 4, इससे 1 2 3 4 के वही बने ना, 1 के 2 बने, 2 के 4, 4 के 8। देखो ये क्या अपना 1, ठीक है। इसको ये खोले अपन, 1 ही, तो ये बन गया 2 बन गए, ठीक है। अभी 2 खोलो, 1 2 3 4, ऐसे बोलेंगे, 1 फिर 4 बनेंगे, 3 4, 4 के 8। अभी 3 खोलेंगे अपन चारों को, तो इसके 8 स्टैंड है ना, फिर 8 नए डीएनए बनेंगे, फिर 1 2, तो 1 बनेगा यहाँ पर, 1 यहाँ पर बनेगा, 3 4 मतलब 1 यहाँ बनेगा, 1 यहाँ बनेगा, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8, 4 से 8, इस तरह से चलते रहेंगे। तो कुछ ही देर के अंदर फिर जैसे अब देखो, जैसे अपन 50 लाख पे डायरेक्ट क्या हो गया, 1 करोड़,
एक ही साथ मेन था जाएंगे ना, बाद में बहुत स्पीड से पढ़ेंगे ना, और इसलिए जैसा बहुत 1 करो तो बाद में बहुत स्पीड से बाद में 1 करो से 2 करो ज्योमेट्रिकल हाँ ज्योमेट्रिकल जैसा बिल्कुल बस डबल डबल दुगना दुगना होते जा रहा है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है 1 करो से 2 करो। डायरेक्ट डबल होगा बस ठीक है। चलो द एंजाइम एक्सटेंड्स इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन अपने बोल दिया दैट इज 1 बिलियन कॉपीज आर मेड सच रिपीटेड amplification is achieved by the use of the thermostable DNA polymerase that is isolated from a bacterium Thermus aquaticus। अपने बोला ना तो ये कैसा हो पाता है, कैसा करते हैं हम? एक सेकंड हाँ। तो यहाँ पे अपन डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज जो कर रहे थे वहाँ पर यूज यहाँ पर ये वाला डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज कर रही है। आरएनए पॉलीमरेज नहीं कर रहे। सॉरी डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर ये वाला यूज कर रहे हैं। हाँ एंजाइम का नाम अलग है, काम वही है, डीएनए बस थोड़ा पॉलीमरेज पूरा एक ही एंजाइम है, मतलब उनके थोड़े-थोड़े ब्रांच रहेंगे ये वो। अलग अलग फॉर्म रहेंगी। उसमें ये जो फॉर्म है ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। तो वाली एंजाइम है कौन? थर्मस एक्वाटिकस है। ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही, लेकिन ये काम कर सकती है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी। ठीक है तुम्हारे आया समझ में? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? थर्मस एक्वाटिकस। क्यों पड़ा थर्मस एक्वाटिकस? क्योंकि थर्मस टैग पॉलीमरेज नाम पड़ा ना उसका। सच रिपीटेड एम्प्लीकेशंस कर पड़े यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज दैट इज टैग पॉलीमरेज। वो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाले थे उसको, इसलिए उसका नाम टैग पॉलीमरेज पड़ा। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वो काम करती है। इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, high temperature induced denaturation of double stranded DNA, the amplification हाई टेम्परेचर पे काम करती है, साथ साथ डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए भी करती है बोलते हैं देखो। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचर ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड, यानी जिस टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन हो जाता है, बोलने का मतलब है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जिस पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं उस टेम्परेचर पे भी ये काम कर जाती है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं डीनेचुरेशन जो डबल स्टैंड है उसको अलग अलग करती है? नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब विच हाँ उसका बोलने का मतलब है कि जिस टेम्परेचर पे इतना हाई टेम्परेचर के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं वहाँ पे भी ये काम एंजाइम करती वहाँ है। पर भी काम करते हैं, बस ये कि ऐसा बोलता तो वो बोलता था कि भाई ये डीनेचुरेशन भी करती है साथ भी करती है। इसमें क्या बोला देखो, विच रिमेन्स एक्टिव, यानी जब ये तब भी एक्टिव रहती कब? द हाई टेम्परेचर, उस हाई टेम्परेचर पे जो इंड्यूस, यानी ये हाई टेम्परेचर इंड्यूस करना डीनेचुरेशन, वो एंजाइम थोड़ी करा रही है डीनेचुरेशन। हाँ यानी इतना हाई टेम्परेचर जिससे दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाए उस टेम्परेचर पर भी एंजाइम काम करते हैं। The amplified fragment, if desired, can now be used to the ligate with a vector for further cloning। क्या बोला देखो, द एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट, अब जो अपन इतने सारी कॉपी बना लिया उसमें एक टुकड़ा उठाओ, इज डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड, उसको तुम यूज़ कर लो, टू लाइगेट विथ अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। निकाले उसको वेक्टर के साथ जोड़ो, फर्दर क्लोनिंग के साथ और भेज दो। ठीक है। इंसर्शन और क्लोनिंग। चलो अपन ने क्या क्या देख लिया, देखो अपन ने देख लिया कॉपी किस तरीके से बनाई। कॉपी बनाने के बाद में जिसमें भी हमको डालना है, बैक्टीरिया में, एनिमल में, प्लांट में, जिसमें भी डालना है उसमें अपन ने डाल दिया उसको। जैसे जनरली अपन यहाँ पर जो देखने वाले एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया देखने वाले, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर अपन ने डाल दी। अब अपन चाहते हैं कि उस बैक्टीरिया के मेन डीएनए से जोड़ दिया अपन ने उससे। हाँ क्योंकि अपने को अब उसकी प्रोडक्ट बनाने का है ना, प्रोडक्ट मेन डीएनए से जोड़ दिया उसको। अब मेन डीएनए से जोड़ने के बाद में अपन चाहते हैं कि बैक्टीरिया अपने लिए उसमें जो मौजूद है वो बनाए। जैसे इंसुलिन की जीन जोड़े थे ना, तो अपन चाहते हैं बैक्टीरिया कॉपी नहीं बनाए उसकी, बैक्टीरिया उसको प्रोटीन बनाए उसकी, इंसुलिन की या प्रोटीन बनाए। तो अब वो देखने वाले ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी जो अपन एक्स्ट्रा देखो बैक्टीरिया के पास नहीं थी कि इंसुलिन की जीन, उसको क्या शुगर होती है नहीं, उसको नहीं, उसके पास नहीं थी,
लेकिन अपन ने डाले तो इसका मतलब वो क्या होगी, फॉरेन जीन होगी ना फिर वो। तो अब अपन देख रहे हैं कि उस फॉरेन जीन का प्रोडक्ट कैसे मिलने वाला है, पूछ लो ना कौन सा था? शुरू है क्या? चलो ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, चलती है। हाँ, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिए, उसको होस्ट सेल में डालना है अपने को। अब ये भी क्लोनिंग के वास्ते डाल रही है? नहीं, क्लोनिंग होगी ना, अब जो डीएनए का अपने एम्प्लीफिकेशन कर लिया वो कर लिया, अब अपन डालकर उससे प्रोडक्ट बनाएंगे। ये क्लोनिंग को उधर से रिलेट करके उधर से बना लेना पड़ेगा। हाँ। ये रिकॉम्बिनेंट बना के तुम डाल रहे बॉडी में, है ना? बिल्कुल। यहाँ से उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे और प्रोडक्ट लेंगे उससे। प्रोडक्ट निकालेंगे फिर उससे अपन बैक्टीरिया से। मतलब डाल रहे थे बैक्टीरिया। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस बैक्टीरिया में डालना इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, होस्ट सेल में या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में। चलो, these are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells. There are several methods, बहुत सारे तरीके बोलते हैं ना, of inducing the ligated DNA into recipient cell. रेसिपिएंट सेल में तुम्हारे जो डिजायरेबल जीन है उसको डाल देना है तुम्हारे को, ठीक है। तो उसके बहुत सारे तरीके, देखो, रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव, जो अपन ने करे थे ना, वो बैक्टीरिया को रिसीव करने लगाए थे, कॉम्पिटेंट बनाए थे उसको, इस काबिल बनाए थे कि वो अपना डीएनए एक्सेप्ट कर ले करके, कैल्शियम आयन डाल के, हीट शॉक ट्रीटमेंट करा के। तो वो एक तरीका है। रेसिपिएंट सेल जो है ना, बैक्टीरिया का जो सेल है हमारा, जो रेसिपिएंट यानी जो लेने वाला है अपना डीएनए ना, उसका जो सेल है, आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट बोले तो उसको पहले अपन ने कॉम्पिटेंट बना दिए, काबिल बना दिया ना, ठीक है, टू रिसीव take up DNA present in its surrounding. So recipient cells making them competent to receive take up DNA present in its surrounding. So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic, that is ampicillin, is transferred to E. coli cell, the host cells become transformed into ampicillin resistant cells. अभी बता रहा था, जैसे अपन ने अगर ई कोलाई के अंदर एम्पिसिलिन की जीन डाल दी है, एम्पिसिलिन की जीन बोलो तो एंटीबायोटिक बनाएगा नहीं, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो अगर वो जीन तुमने डाल दी है तो रेजिस्टेंस हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर तुमने इंसुलिन बनाने की जीन किसमें डाल दी, बैक्टीरिया में, तो उसके मेन डीएनए जाएगा प्रोटीन और उसके लिए वो इंसुलिन बनाएगा, क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो यही बात बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पर उसने इंसुलिन का ना बोल के उसने बोल दिया एम्पिसिलिन, जो कि क्या है एक, अब वहाँ से रिलेट नहीं करा उसका, वो भूल जाओ, वो जो करे थे तुमने क्लोनिंग वो करे तो अलग हो गया। हाँ, प्लाज्मिड में छुड़ाते हो तुमने, वो अपन चेक करने का वास्ते लिख रहे थे कौन सा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। या प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हाँ, अब यहाँ जैसे अपने मकसद ये है कि ई कोलाई को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाना, तो फिर अपन क्या करेंगे, कौन था, कुछ भी बोला नहीं उसने लाइन में, क्या बोला उसने कि तुम चाहते कि तुमने पहले कॉम्पिटेंट बना के देखे ना, तो बहुत सारी मेथड है, तो जिसमें से एक मेथड क्या है, बैक्टीरिया के लिए कौन सी मेथड है, तुम उसको कॉम्पिटेंट बना देते हैं ना, हीट शॉट ट्रीटमेंट देकर कैल्शियम आयन डाल के उसको कॉम्पिटेंट बना दो, उसके अंदर डीएनए डाल दो, ठीक है। तो देखो अब डीएनए डाल दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन बोला उसने कौन सी, इफ़ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बीइंग जीन बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, अगर मान लो बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो तुमने बनाए उसके अंदर क्या है, जीन है तुम्हारा, एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। मतलब जो अपन उससे अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ऐसे बोल सकते हैं पैंक्रियास से एग्जांपल तो इंसुलिन गिरेंगे ना, यहाँ पर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बोल रहा ना, तो ये एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं कि ये लेना है अपने को, अपन कोई भी ले सकते हैं ना एग्जांपल, एम्पिसिलिन के बदले अपन बोलेंगे इसकी इंसुलिन की लेंगे। So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic is transferred to E. coli, the host cells become transformed into ampicillin resistance gene. जब तुम सेल में वो चीज़ डाल देंगे तो वो चीज़ बनाएंगे ना फिर सेल, जैसे तुमने इंसुलिन डाल दी किसमें, बैक्टीरिया के सेल में, फिर क्या करेंगे, इंसुलिन बनाएंगे। यहाँ दूसरी एग्जांपल दी गई, यहाँ पर उसने कौन सी एग्जांपल दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की।
अगर तुम जिस तरीके से इंसुलिन डाल दिए बैक्टीरिया में, तो वो क्या कर रहा है बैक्टीरिया? इंसुलिन बना रहा है। उसी तरीके से अगर तुमने एम्पिसिलिन डाल दिए, क्या करें? एम्पिसिलिन, बैक्टीरिया क्या करेंगे? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएंगे फिर, ठीक है। हाँ, मतलब पहले बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन ऐसी जीन थी, वो मर जा रहा था, वो एम्पिसिलिन की एंटीबायोटिक डाल रही थी। अब अपन ने उसके साथ प्लाज्मिड के साथ अगर लगा के डाली तो वो उससे बच जा रहा है, ऐसा बोलेंगे? हाँ, बोल सकते सर। लेकिन बेहतर एग्जाम्पल यहाँ पर अब वो प्लाज्मिड का चक्कर छोड़कर कौन सी है? अपनी इंसुलिन वाली है, कभी डाल दो उसके डीएनए में, वो तुम्हारा प्रोडक्ट बना के देगा तुमको। इफ यू स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग एम्फिसिलिन, अगर हम क्या करते फिर ग्रो कराते हैं उसको, कहाँ ग्रो कराएंगे बोलो? अगार की प्लेट पे। इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल, यानी उस बैक्टीरिया में जिसमें चले गए एम्फिसिलिन या फिर इंसुलिन की जीन अपनी, उसको अब क्या कराना है अपने को? बहुत ज़्यादा ग्रो कराना है उसको अगार प्लेट पे। तो ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग एम्फिसिलिन ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो, untransformed recipient cells will die since due to ampicillin resistance gene। फिर क्या करेंगे? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेंगे, साथ में अपन एम्पिसिलिन जीन भी डाल देंगे उसके अंदर, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएगा फिर। यानी वो बोलना ही चाह रहा कि तुमने एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस जीन में दूसरा लगे क्या कर रहे थे, तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी, इंटरेस्ट नहीं, वही प्रोसेस को डबल लेके चलेगी वापस, जो कैसा करे थे ना अपन ने। ये क्या लिए तुमने? प्लाज्मिड लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या था तुम्हारा? एम्पिसिलिन जीन था, टेट्रासाइक्लिन आया था ना। ये एम्पिसिलिन था ना, टेट्रासाइक्लिन था। तुमने इसको जैसे कैसे जिसको काट के कुछ जिसको जीन डाल दिया इसके अंदर, यहाँ पर दो करे थे बस। तो फिर एम्पिसिलिन डालने पर जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएंगे, इसमें कुछ नहीं गया, ट्रांसफॉर्मेंट में थे। अपने को अब सिलेक्ट करते नहीं बैठने का, अपने को बस इतना समझो, ये पैराग्राफ इतना बताना चाह रहा कि तुमने अब बैक्टीरिया में तुम्हारा डिजायरेबल जीन डाल लिए, बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ से, पूरा प्रोसेस अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला उसने, तो अपन ने क्या करे बोलते, ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो कराया अगार की प्लेट पे कंटेनिंग एम्पिसिलिन, जिसके अंदर एम्पिसिलिन भी थी। तो एम्पिसिलिन होने की वजह से जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो मर गए, और जो ट्रांसफॉर्मेंट तो बच गए। ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल डाई, वो मर गए अनट्रांसफॉर्मेंट, सिंस ड्यू टू एम्प्लीफिकेशन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वन इज एबल टू सिलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन। तुम एम्पिसिलिन की, यानी इसमें वही प्रोसेस को शॉर्ट में बता दिया। एम्पिसिलिन तुम सिलेक्ट कर सकते हो, अपन इतना लंबा पढ़े ना उसको, क्या कुछ बताना, डबल बस। चलो तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहले सब देख लेना बोले कैसा सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बार बार घसने की जरूरत है कि फिर इसको नहीं, कोई काम का नहीं टॉपिक है। The ampicillin resistance gene in this case is called a selectable marker। ampicillin वो देखो आगे सेलेक्टेबल मार्कर, वहीं पढ़े नहीं, बात पूरा पैराग्राफ पढ़े, काम का ही नहीं है फिर। तुम सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, बस समझ दे दिया, वो जो पहले पढ़े ना पुण्य, बस उसको दे दिया उसने डबल के, भाई तुम क्या दबा जानेंगे, तुम्हारे इसमें गया है कि नहीं गया, तो कुछ काम का ही नहीं, रोजोले पैराग्राफ। चल, इससे अच्छे तो वहाँ पर बताया ना उसने, सिर्फ एम्पिसिलिन तो थोड़ी होगा, टेट्रासाइक्लिन भी लेना पड़ेगा ना, ऐसा तो एम्पिसिलिन तुम्हारा करके दे देंगे पूरा काम, सब लेना पड़ेगा। चलो, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अब क्या करें तुम, फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन कर। व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू अ बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल, the alien DNA gets multiplied in almost all recombinant technologies। क्या करते हैं बोलते, देखो, when you insert a piece of DNA, जब तुम एक DNA का पीस कहाँ डालते हैं, into a cloning vector,
क्या में डालते हैं? क्लोनिंग वेक्टर में। एंड ट्रांसफर इट इनटू अ बैक्टीरिया, और फिर उसको क्या में डालते हैं बोलो? बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल, किसी में भी डालते थे, बैक्टीरिया में, प्लांट में, या फिर एनिमल सेल में। द एलियन डीएनए गेट्स multiplied in almost all recombinant technologies. The ultimate aim is to produce a desirable protein. तुम्हारा मेन एम क्या है? बस एक रेप्लिकेट करके बार बार कॉपी बनाते रहने का तुम्हारे जेरोक्स की मशीन लिएगी तुमने नहीं, तुमको तो प्रोटीन बनाना है उस जीन से, जैसे इंसुलिन की जीन, तो उससे क्या करना है अपने को? इंसुलिन बनाना, कॉपी बना के रखने का नहीं। ये बैक्टीरिया में उसमें जो बहुत सारी कॉपी करना है, फिर उसको अपन नया प्रोडक्ट बना लेंगे। अगर बना ले कॉपी बना के बन जाएगा प्रोडक्ट। मेन जीनोम डीएनए में डालना है। हाँ, कॉपी बनने से नहीं कॉपी बनेगा। बना लेंगे, फिर उसको जो इधर से चाहिए उधर डाल देंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा। कॉपी का हो गया, कॉपी को बार बार घस रहे, कॉपी नहीं, बस हो गया कॉपी का काम खत्म। पीसीआर भी देख लिया अपन ने, पहले भी देख लिए। कॉपी के मतलब क्या करना है अपने को? मेन जीने से जोड़ना है उसको, ताकि फिर वो क्या करे, अपना प्रोडक्ट बनाए, बस ये मसला है उसमें। कॉपी बन गई, बहुत बना ली कॉपी। अब चलो, हाँ तो याद रखना अल्टीमेट एम क्या है अपना? प्रोटीन बनाना है। ये याद रखने की बात नहीं इतनी कुछ है ना। हेंस देयर इज़ अ नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड, इसलिए ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जरूरत है जो एक्सप्रेस करे, अब है ना। अब कॉपी बनाने की अपने को नहीं, अब तो एक्सप्रेस करना है। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल्स। फॉरेन जीन एक्सप्रेस कैसे करेंगे? यानी वो जैसे मेन डीएनए जनरली क्या रहता है, मेन डीएनए जोड़ दिए तो एक्सप्रेस करता है ना। तो अब जैसे कभी रिकॉम्बिनेंट में जो प्लाज्मिड में एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा, मेन डीएनए में कब करेगा, कैसे करेगा, उसकी बहुत सारी डिटेल है बोलते। बस इतना याद रखो तुम, तो तुमने बस मेन डीएनए से जोड़ दिए, अब वो एक्सप्रेस कर रहा है, कॉपी ना बनाए, क्या कर रहा हो? एक्सप्रेस अपने आप। एक्सप्रेस करने की जरूरत भी। After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of the target protein, तो क्या करें? After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of target protein, पहले वही बोला था, डबल और बस। कॉपी करना है, इसका मकसद ही बन गया जिंदगी। पहले एक मतलब कॉपी वगैरह बोलते, फिर बाद में अपने उसके साथ में डाल ली, किसमें? रिकॉम्बिनेंट के साथ में होस्ट में डाल के तुम प्रोटीन बना। तो ऑप्टिमम कंडीशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपनी? कॉपी तो कॉपी करना टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जब तुम प्रोटीन बनाएंगे उससे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑप्टिमम कंडीशन देना पड़ेगा, यानी जो कंडीशंस चाहिए वो कंडीशन देना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा काम है। Can you think of any reason why there is a one has to consider producing it on a large scale? अगर कोई चाहता है कि बहुत बड़े इस पर बनाए उसको ऑप्टिमम कंडीशन देना पड़ेगा। Can you think of any reason why there is a need for large scale production? क्यों जरूरत है भाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन? अरे क्योंकि अपने छोटे मोटे अमाउंट में क्या करेंगे अपन, बनाएंगे, है ना। क्योंकि जो पैसा खर्चा ही कर रहे हैं अपन, तो बढ़िया मनु बनाएंगे ना फिर। हाँ, if any protein coding gene is expressed in a heterozygous host, it is called recombinant protein. ये याद रखो। तो अगर कोई भी प्रोटीन बनती है हेटेरोजाइगस होस्ट काय को बोलते हैं, और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन काय को बोलते हैं। अब तुमने एक डीएनए निकाले, डीएनए अपना इंसुलिन की जीन, और वो बैक्टीरिया में डाले, तो बैक्टीरिया क्या हो गया? हेटेरोजाइगस होस्ट, क्योंकि बैक्टीरिया खुद की एक जीन हो नहीं, इसलिए क्या हुआ? हेटेरोजाइगस होस्ट हो गया। क्या हो गया बोलो? हेटेरोजाइगस होस्ट। और वो जो हेटेरोजाइगस होस्ट में जो प्रोटीन बन रही, जैसे इंसुलिन तुम्हारी, वो क्या हो गई? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हो गया। इधर सुनो ज़रा, यहाँ पर रखो दिमाग अपना। तो क्या बोला मैंने? इफ़ एनी प्रोटीन कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन अ होस्ट,
heterozygous host, it is called a recombinant protein. तो अगर कोई भी देखो उस डीएनए का बैक्टीरिया का डीएनए क्यों नहीं है, उसमें जो प्रोटीन बनने इंसुलिन वो किसकी है, एनिमल की है, इंसानों की है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रोटीन बनती है दूसरे के होस्ट में, दूसरे बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉम्बिनेंट प्रोटीन। बस देखो जिसकी खुद की नहीं हो, यानी अपन ने जिसमें भी डाली ना तो उसको अपन हेटेरोजाइगस होस्ट बोल रहे। अब होमोनिरी मतलब हेटेरो। हाँ, अब अपने डाले हुआ है ना उसमें देखो, अपन जो चाहते हैं वो जीन डाल दिए ना अपन ने, बैक्टीरिया खुद का कुछ बना रहा है कि नहीं, अपन जो चाहते हैं वो डिजायरेबल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें अपन ने जीन डाल दिए अपने इंटरेस्ट की, उसको बोलेंगे अपन हेटेरोजाइगस होस्ट। और इंसान में डाले तो होमोजाइगस। हाँ, फिर वो तो होमोजाइगस होगा बराबर, उसको इतना कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हेटेरोजाइगस बोले तो किसी दूसरे की जीन उसमें डाल दी तुम, उसको क्या बोलेंगे वो, हाँ उसको बोलेंगे होमोजाइगस होस्ट, सॉरी हेटेरोजाइगस होस्ट। हाँ, the cells harboring cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. तो तुमको टेस्ट वेस्ट करना है तो लेबोरेटरी में स्मॉल सेल में ग्रो करा सकते हो, या फिर तुमने टेस्ट कर लिया, अब तुमको डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, तुम लार्ज स्केल में ग्रो कराओ, ठीक है। हार्बरिंग बना लेना यानी जगह देना। द सेल्स हार्बरिंग बोले तो वो सेल जिसने एक नई एंजाइम को जगह दिया, यानी तुम्हारा हेटेरोजाइगस होस्ट, ठीक है ना, उसी ने तो नई एंजाइम को रखा ना। द सेल्स हार्बरिंग बोले तो वो सेल जिसने तुम्हारी नई एंजाइम को जगह दिया, नवी रिकमेंडेड को जगह दी, नई एंजाइम बोला ना उसमें, सॉरी नई एंजाइम नई जीन को, हाँ नई जीन को जगह दिया। क्लोन्ड हार्बरिंग क्लोन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, हाँ तुम्हारी नई जीन ऑफ इंटरेस्ट को जगह दिया। मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी, तुम चाहे तो उसको स्मॉल स्केल में लेबोरेटरी में ग्रो करा सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट के लिए, बिल्कुल। द कल्चर मे बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग द डिजायरेबल प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइड इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। अब बुरा हो गया मतलब ऐसा हो जाता है। हाँ, तुम्हारे इसमें तो कल्चर में बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग द डिजायरेबल प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइड इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। फिर क्या कर लेंगे, तुमने देखो बैक्टीरिया में डाल दिया तुमने जीन, इंसुलिन बैक्टीरिया ने बना दिया, उस कल्चर को अब एक्सट्रैक्ट करो, बाहर निकालो उसको, उसमें तुमको जो इंसुलिन चाहिए उसको अलग कर दो, बाकी कचरा फेंक दो, प्यूरिफाई करो। द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस। अब देखो तुम दो तरीके कर सकते हो, एक तो क्या कर सकते हैं, हमेशा भाई तुमने तुम्हारी फैक्ट्री है इंसुलिन बनानी, तुम क्या करे बस वो एक कंटेनर ले लिया बड़ा था, उसमें इंसुलिन बनाना चालू है तुम्हारा, चालू है, हमेशा बनते रह रहा उसमें, ऐसा भी कर सकते हो तुम। द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम वेयर इन द यूज मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम द वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर साइड टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज, एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। यानी तुम कैसा बना सकते हैं, कंपनी है तुम्हारी तो कंपनी में लगातार काम चले, तुमको एक आध मरतबा नहीं बनाना है, तुमको बस तुम्हारा काम ही छुआ इंसुलिन बनाना, तुम क्या करेंगे, एक बड़ी सी मशीन ले लेंगे, हाँ जिंदगी भर एक बड़ी सी मशीन ले लेंगे, उसमें तुमने जो रिकॉम्बिनेंट बनाया बैक्टीरिया वो डाल दिए, तो उसमें क्या हुआ, उस कंटेनर में बैक्टीरिया ने ग्रो किए और बहुत सारी कॉपी बनाए, अब उनका होगा काम, तो एक तरफ से उनको निकालो, दूसरी तरफ से नए ऐड कर दो, चलते रहेंगे। हाँ, फिर हमेशा उसी फेज में, हाईएस्ट फेज में रहेंगे, थोड़ा थोड़ा निकालते जा रहे, थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे, इस तरीके से करते चल रहे, तो हमेशा वो मैक्सिमम काम करते रहेंगे, मैक्सिमम डिवाइड करते रहेंगे बैक्टीरिया में। कौन, बैक्टीरिया। अरे फ्रेश वन एक साइड से डाल दे जाओ, खराब जो यूजफुल होगा उसको निकाल के फेंक दो। इसी को बोलते हैं लॉग यानी एक्सपोनेंशियल फेज, क्या बोलेंगे इसको, एक सही की चल रहा है। हाँ, एक्सपोनेंशियल यानी जो मैक्सिमम अमाउंट में बैक्टीरिया बनाए। कांस्टेंट रेट में फॉर एग्जांपल अपन चालू करें प्रोसेस, ठीक है, तो इनिशियली क्या हुआ, बैक्टीरिया स्लो डिवाइड करेंगे, ब्लैक फेज रहेंगे, फिर धीरे धीरे उसका लॉग आएंगे, फिर बाद में ग्रो ही नहीं करेगा स्टेशनरी, लेकिन अपन ये लॉग जो अपना वो आता है लैग और स्टेशनरी को खत्म ही कर दे डायरेक्ट, बस बीच का लॉग फेज। तो क्या करेंगे, जैसे अपन देखो
चालू करना लॉक दार फेस कौन निकाल फेस को है? बता दो। ये तुमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया। अब उसमें तुमने क्या करे, शुरुआत में बैक्टीरिया डाले, कुछ बैक्टीरिया डाल दिए। अब इतने बैक्टीरिया डाले तुमने, एक बैक्टीरिया जनरली बना देते हो, चलो एक ही बनाते हैं ना अपन, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट तो एक ही बनेगा ना अपना, बहुत सारे तो बनेंगे नहीं। थोड़ी बहुत कॉलोनी बना दी, चलो जैसे कॉलोनी बना दिए, ठीक है ऐसे। अब क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे, ये ग्रो करेंगे ना धीरे धीरे। तो इनिशियली ग्रो करेंगे तो कितने, देखो कितने, 5 है, 5 से 10 होंगे, फिर 10 से 20 हो जाएंगे। इनिशियली स्लो ग्रोथ, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ेंगे ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो इनिशियल जो फेज था वो कहलाता था अपना लैग, क्या कहलाता था बोलो, लैग। फिर बाद में एकदम बढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे लॉग फेज। नहीं फिर बाद में क्या होगा, डायरेक्ट लाखों से डबल, लाख के 2 लाख ऐसा हो जाएंगे, 10 लाख के 20 लाख, 20 लाख के करोड़ के। लाइक को हटाई जा रहा है, लॉग लॉग ही चल रहा हाँ मतलब ज़्यादा ही ज़्यादा तो एक मरतबा तुमने क्या कर दिया, पहली मरतबा तो शुरू में तुमको ऐसा करना पड़ेगा, लैग आएंगे। फिर एक मरतबा जब लॉक फेज आ गया तो बस उसी में रखा लो, ऑप्शन चला स्टेशनरी पे खत्म होने मतलब खत्म ही नहीं मतलब ऐसा। डालो पहले इनिशियल पूरा लैग हो ये नहीं देखी जैसे और अगर अच्छे एग्जांपल देखे तो तुम देखो, जैसे अपन चावल पका रहे, मान चावल, तो शुरुआत में अगर एक कंटेनर लिया, उसमें पानी गर्म करें, फिर अपने तो पानी गर्म करें, तो पानी तो 0 डिग्री पे, अभी समझो 0 नहीं, रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे गर्म होगा, तो धीरे धीरे चावल थोड़े करके टाइम लगकर गर्म होना चालू है। अब जब तुमने पानी गर्म कर लिया तो अब वापस पानी को निकाल के डबल पानी मत डालो, बस चावल निकालो, नए चावल डालो। तो अब हाई टेम्परेचर पे कौन तुम्हारा पानी, तो तुम चावल डालेंगे, चावल निकालेंगे बस। तो अब टाइम नहीं लगना है, अब धीरे धीरे नहीं होना है प्रोसेस, अब फास्ट होना और बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो पानी तुम्हारा वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, तुम्हें खोलता हो पानी एकदम, बस इधर से चावल डालो, चावल निकालो, नए चावल ऐड कर दो, वैसे। अब इन्हें पूरा बंद करके फिर डबल से पानी गर्म कर रहे, फिर डबल से चावल डाल रहे, इतना दिक्कत करेंगे तुम, नहीं करेंगे। तो ये देखो, जब तुमने डाले चावल, तब पानी का टेम्परेचर कम था, धीरे धीरे गर्म हुआ, तो ये लैग फेज था, क्या था, हाँ। जैसे एकदम पानी खोलने लगे बहुत गर्म हो गया, आप डायरेक्ट चावल पक के आएंगे, वो लॉक फेज है। तो उसी पानी के गर्म टेम्परेचर को तुम मेंटेन रखो, तुम बार बार ठंडा गर्म नहीं करे उसको, उतने पानी को उतने गर्म रखो, हमेशा आग चालू है तुम्हारी, पानी उतने ही टेम्परेचर पे तुम्हारा, तुम डालते जाओ चावल, निकालते जाओ, डालते जाओ, निकालते जाओ। तो वो एक लॉक फेज पर रख दी तुमने, क्या में रखी, लॉक फेज में, इसमें मैक्सिमम ग्रोथ हो। ठीक है, तो जब तुम्हारा काम ही है तो फिर तुम ऐसे करने वाले हैं ना, बार बार प्रोसेस को इतना नहीं करेंगे। लॉक फेज, दिस टाइप ऑफ कल्चर मेथड produces a large biomass leading to higher yields of desired protein. इससे क्या हम बोलते हैं, this type of culture production produce a larger biomass leading to higher yield of desirable protein. बहुत ज़्यादा बना पाएंगे इससे, क्या कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा बना पाएंगे। जब तुम पुलाव बनाने का बोले, पुलाव बनाने का बोले, हाँ पुलाव बनाने का बोले, तो अपन 1-1 किलो बना देंगे। जैसे पहले अपनी शादी में पुलाव बनाना है तो पहले 1 किलो बनाए, फिर उसको निकाल के रखे, फिर और 1 किलो बनाए, ऐसा करके नहीं, एक साथ पूरे के पूरा खत्म काम ऐसा। तो अपन बार बार नीचे ऊपर नहीं करके बढ़िया से बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाने का रहे, तो इस तरीके से अपन करते रहते। तो ऑलवेज लॉक फेज में रख देते कंटिन्यूसली, और उसमें डालते रहते प्रोडक्ट, निकालते रहते प्रोडक्ट। तो ये देखो बैक्टीरिया कैसा है, कि अगर एक मतलब तुमने डाल वो चालू कर दिया काम, तो उसमें तुमको डालना भी नहीं पड़ता कुछ, कैसा देखो, कैसा खुद ही रहता हो। तो तुमने क्या करे, शुरुआत में ना, अभी तुम्हारे अभी जो बताया अपने तुम्हारे को, तो तुमने क्या करे, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया, उसमें तुमको शुरुआत में कुछ बैक्टीरिया ऐड करना पड़ेगा। तुमने बैक्टीरिया ऐड कर दी शुरुआत में, थोड़ी सी कॉलोनी ऐड कर, अब धीरे धीरे ग्रोथ होगी इनकी, और एकदम मैक्सिमम पे चल जाएंगे। जब जैसे पूरे इसमें बैक्टीरिया होगी, पूरा बैक्टीरिया से भर गया तुम्हारा कंटेनर, तो ये मैक्सिमम होगी इसकी अब ग्रोथ। अब इसके बाद ग्रोथ नहीं होने वाली, तो तुमको क्या करना है, कुछ भी नहीं। अब ये देखो, जैसे डबल हुए ना, जब पहले इतने होंगे, इतने ज़्यादा डबल हुए, यही होगा ना, पहले क्या होंगे, इतने होंगे, इतने थे क्या, वो डायरेक्ट डबल हो गया। बात समझ में आ गई तुम्हारे, पहले इतने थे, इतने डायरेक्ट डबल हुए,
AC होता ना बैक्टीरिया में, तुम क्या करो, कुछ भी मत करो, तुम ये आधे नीचे के निकाल लो, तो ये मैक्सिमम ग्रोथ चालू है, आधे का डायरेक्ट डबल हो जा रहा है, आधा कंटेनर डायरेक्ट फुल कंटेनर में जा रहा है। जिसका काम होगा उसको निकाल लो। हाँ, तो तुम क्या करो, कुछ भी मत करो, तुम आधे निकाल लो, तुम आधे निकाल लो ऐसे, आधे खाली करो, फिर थोड़ी देर में आधे डबल, एक ही इसमें, फिर आधे निकाल लो, फिर डबल, बस मैक्सिमम ग्रोथ होगी। यानी जितना टाइम तुम देखो, अगर तुम एक सेल ले रहे, तुम एक सेल बनाते उसको निकालते, एक से एक ही बनता था। आप तुम्हारे जैसे मान लो 1 मिनट में तुमको 1 घंटा लगा, इतने बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए 1 घंटा लग रहा है, मान लो डबल, जैसे 20 मिनट लगते हैं ना जनरली, ये गोला को डिवाइड करने के लिए कितने 20 मिनट लगते हैं, तो 20-20 मिनट की साइकिल है तुम्हारी। तुमने क्या करे, पहली साइकिल में पूरा कंटेनर को डबल कर दिए, ये तुम्हारा कंटेनर एकदम डबल हो गया, ऐसा मैक्सिमम ग्रोथ। इससे ऊपर ग्रोथ हो ही नहीं सकती ना, अगर इससे ऊपर तुम कोशिश करेंगे, लालच करेंगे, तो अब वो स्टेशनरी में चले जाएंगे। तो ये लॉक फेज में तुम्हारा, ठीक है, तुमको कुछ डालना भी नहीं है, तुमको क्या करना है, बस आधों को निकाल लेना है। क्या कर लेना, आधों को निकाल दो, खत्म। तो तुमने ही निकाल लिया आधे, जैसे आधे निकाले 20 मिनट के बाद में फिर और डबल, फिर आधे निकाल लो, फिर 20 मिनट डबल। अब समझ में आना कैसा रहेगा, तो तुम ऐसा करते हैं, ये इसको बोलते हैं लॉक फेज, इसको हमेशा मेंटेन रखना है ना। तो कुछ डालने की भी जरूरत नहीं है अपने में, बस निकालने की जरूरत है, टाइम पूरा नहीं निकालेंगे। अगर तुमने गलती से पूरा निकाल लिया, फिर क्या होगा, फिर तुमको फिर और लैग, फिर वो ऐसा जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करते। अगर अपने एक आधी मरतबा करने का, तो फिर अपन क्या करते, नॉर्मल कर लो, लेकिन अपना काम ही वो है, तो फिर तुमको इस तरीके से जाना पड़ेगा। डालते निकालते डालते भी नहीं, वही करते रहे। अगर बैक्टीरिया सिर्फ निकालो ही ना, डाल रहे भी क्या, कुछ ही मतलब वही बढ़ा रहे ना, डाल रहे क्या, फिर तुम मीडियम डाल रहे। डालना बोले तो जरूरी है बैक्टीरिया डालना पड़ेगा, तुमने बैक्टीरिया निकाल लिया आधे, मीडियम डालो, खाना पानी डालो ना, बस। तो इसको बोलते डालना, ऐसा नहीं बोला कि बैक्टीरिया डालना पड़ेगा, जबरदस्ती तो नहीं है, डिवाइड कर ही चला ना, तो खुद ही डिवाइड कर लेंगे ना, एक मतलब तुमने डाल लिया तो। फेस की। हाँ, तो जो डालना है वो क्या है, मीडियम, यानी खाना पानी वो सारी चीज़ें डालो। क्लियर हो गया फिर कैसा होता है, तो हाँ, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। तुम छोटा छोटा करेंगे तो उससे कुछ मजा आएगा। तुमको बोले, जैसे मैंने बोला ना अभी तुमको, अपने को खाना बनाने को बोले शादी में, तो 1-1 किलो के अपन ने पूरे शादी खाने को भर दिए, 1-1 किलो के बर्तन, फिर पागल चलिए ना। तो तुमको बड़ा ही बनाने का, तो बड़ा बर्तन लो, उसमें बनाओ, खत्म करो ऐसा। तो छोटे छोटे से कुछ फायदे की बात नहीं है बोलता, तुम बना नहीं सकते छोटे छोटे, नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो तुम चाहते बड़ा बनाना तो बड़ा ही करो ना, फिर कंटेनर बड़ा ले लो ना। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तुमको अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, छोटे छोटे थोड़ा सा मिलेंगे। जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगा। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाने के लिए बायोरिएक्टर बनाए थे, क्या बनाए, बायोरिएक्टर्स, यानी कंटेनर्स बड़े बड़े, बिल्कुल उसमें माइक्रोज में देखें। हाँ बिल्कुल वही है, वेयर लार्ज वॉल्यूम्स, जैसे 100 से 100 लीटर तक के, 1000 लीटर तक के तुम बना सकते हो, ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड हमें। तो तुम 100 से लेकर 1000 लीटर तक के चाहे तो इसमें तुम बना सकते हो। जैसे देखो, तो कंपनी का दही आता, क्या आता, कंपनी का दही आता, तो क्या करते हो तुम्हारे हिसाब से, हाँ वो ऊपर से दूध डालते होंगे, जो भी डालने का होंगे, और लैब बैक्टीरिया तो रहती है उसको, बस ग्रो कराए, आधे निकाल ली, फिर डाले, आधे निकाल ली, दही डालते बस ऐसा। अच्छे एग्जांपल। एंड जैसे पूरा दूध डालेंगे, पूरा निकाल लेंगे, तो उनको बैठने पड़ेगा, फिर वो टाइम लगेगा, धीरे धीरे लाइट बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं एड़े चाले नहीं करते। आधा जैसे अपन इनोकुलम में कैसा करते, अब उन्हें पागल चाले करें, दही निकाल लिए पूरा, दूध में नींबू निचोड़ के दही बनाने की कोशिश करें, कितना टाइम लगेगा, लेकिन अपन क्या करते, आधा दही निकाल लेते, उसमें दूध डाल लेते, फिर कभी ऐसे एड़े चाले करते कि पूरा दही खा लिया, अरे यार अब दही बना लिया, अब चलो जल्दी बन जाता, ऐसा बनेगा नहीं ना। फिर वो तुमको आधा रखना पड़ेगा, इनोकुलम रखना पड़ेगा उसमें। तो कुछ डाल भी ना, तो तुम निकाल भी दो, डाल दे क्या, तुम दूध डाल निकाल दे क्या, वो जो बना हुआ दही है वो निकाल दो। इसके बाद कैन बी प्रोसेस्ड, ठीक है, was required. Thus, bioreactors can be thought of as vessels. अब बायोरिएक्टर तुम्हारे नज़दीक क्या है बोलते, एक वेसल है, कंटेनर है ना। सोचा
क्या सोच सकते हो तुम बायोरिएक्टर के बारे में कि एक वो वेसल है इन विच रॉ मटेरियल यानी खाम माल कच्चा माल डालो, दूध डालो, दही निकालो, इस तरीके से रॉ मटेरियल was biologically raw materials are biologically converted into specific product. देखो दही डाल, दूध डाले, दूध क्या है? रॉ मटेरियल, बायोलॉजिकली रिएक्शन हुई है ना, उसमें क्या कन्वर्ट हो गया दही में। इंडिविजुअल एंजाइम्स ऐसे कुछ बायोलॉजिकल कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर एंजाइम में कन्वर्ट होगा। अगर तुम्हारा मकसद है एंजाइम बना तो एंजाइम बना लो उससे, या फिर एंजाइम बना लो या फिर प्रोडक्ट। etc. Usual using microbial plant, animal or human cells, the bioreactor provide the optimal condition for achieving the desired product by providing optimal growth conditions, temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen. यानी बायोरिएक्टर में तुम सब चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस एक खाला बंद है, भगोना नहीं अपने वो बहुत ही साइंटिफिकली बनाया हुआ एक वो है, वो कंटेनर है जिसमें पीएच का चेकिंग होती है, सैंपल की चेकिंग होती है, टेम्परेचर की चेकिंग होती है, विटामिन की यहाँ तक कि ऑक्सीजन की भी चेकिंग होती है, कितना ऑक्सीजन जितना जब अपना दही बनाते तब उनको सोचते क्या कि कितने दही में कितना दूध डालने का है, क्या डालने का, कुछ नहीं सोचते। लेकिन फैक्ट्री वाले जो दही बनाते हैं तो तुमको हमेशा सेम मिलेंगे, कभी अपना दही गाढ़ा बन जाता है, कभी फिर पतला बन जाता है, कभी ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता। तो लेकिन उनका दही की कांस्टेंट टेस्ट वेस्ट सब कांस्टेंट। जो प्रोटीन है अगर मैंगो घर के जूस में अगर डालो तो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, पूरा माजा बन जाएगा। मादा बन जाएगा बिल्कुल। मादा वाले भी तो ही करते हैं। इजराइल का है माजा।